हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों आज की जो कहानी है ये वापस से रेडिट में किसी ने शेयर करी है, जो कि अब मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अक्सर इस दुनिया में ऐसी चीज़ें होती है जिस पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जिनके साथ होती है सिर्फ वही इन सारी चीज़ों पर विश्वास कर सकते हैं। और उनमें से कई लोग रेडिट पर आकर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एंड आई होप कि आपको ये कहानी सुनकर मज़ा आए। मेरा नाम जेफ है। मैं शहर के बीचों बीच रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैं अभी करीबन 16 साल का हो चुका हूँ और मेरी जो फैमिली है मैं उनके बारे में भी थोड़ा बता देना चाहता हूँ। मेरे साथ रहते हैं मेरी मॉम एंड मेरे डैड एंड मैं। हम तीनों एक छोटे से घर है, हमारा प्यारा सा घर है, उसी में रहते हैं। मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है। मॉम अक्सर मेरे लिए खाना बनाती है। आई मीन जो भी मुझे पसंद होता है हमेशा वही बनाने की कोशिश करती है। पापा हमेशा स्कूल से लेने आते हैं, स्कूल छोड़ने जाते हैं। उनका अपना बिजनेस है तो उन पर थोड़ा टाइम मिल जाता है। और जब जब हमें समय मिलता है हम कहीं ना कहीं वैकेशन पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुश हूँ। दरअसल मेरे फैमिली तो मुझसे प्यार करती है, बट दूसरी साइड मेरे ताऊ जी और ताई जी भी है। तो मेरे जो ताऊ जी है वो उनका घर ना हमारा जो शहर के बीच में घर है, तो शहर से थोड़ी सी आप आगे चले जाओ तो वहाँ पे ना एक जंगल आता है, घना जंगल। उनके बीच में मेरे ताऊ जी का घर है। एकदम घर भी नहीं बोलोगे, हवेली है पूरी। और मेरे ताऊ जी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना अगर उनका खुद का बेटा होता तो उससे करते। उनकी कोई औलाद नहीं है, उनका कोई बेटा बेटी कुछ भी नहीं है। तो जब भी मैं उनके घर जाता हूँ तो मुझे बहुत प्यार करते, हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं बता तुझे क्या चाहिए, बता तुझे क्या ला कर दूँ, अगर तुझे हमसे कुछ चाहिए होता तो क्या होता। और जब भी मैं कुछ बोलता हूँ अगले दिन ताऊ जी मेरे लिए वो ले आते हैं। और ताऊ जी ना बहुत अमीर है, मतलब इतने अमीर कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा लगता है कि सारा पैसा उन्हीं के पास है। कभी भी मैंने उनको किसी भी चीज़ के लिए कंजूसी करते हुए नहीं देखा। जैसे मेरे मॉम डैड, काफ़ी जगह में हम पैसे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत खुले दिल के इंसान है। अब एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताऊ जी के घर में मैं जब भी रहने गया हूँ ना, मैं कभी रात को नहीं रहा। मतलब बहुत बार हम रहने जाते हैं वैकेशन पे या कैसे भी, तो ना रात के 8 बजे के बाद ये लोग घर के बाहर नहीं निकलते। और मैं मेरी मॉम डैड हम 7 बजे या 6 बजे ही उनके घर से वापस घर आ जाते हैं। अब ये चीज़ पहले तो मैंने नोटिस करी नहीं थी, लेकिन एक बार ऐसी बात चली थी कि मैं बोला था आज रात को रुकते हैं, क्योंकि ना उनका जंगल के बीच में घर है तो जानवर आते हैं काफ़ी सारे रात को ही। सबको पता है कि दिन के टाइम वो सो रहे होते हैं तो रात को ही यहाँ वहाँ जाते हैं, शिकार करते हैं, जो भी करते हैं वो रात को ही निकलते हैं। ठीक है, तो मेरा मन था कि एक बार ऐसे ही घर के छत में रहूँ और जानवरों को देखूँ, स्पॉट करूँ। तो मैंने बोला था इन्हें कि रात को रुकते हैं, आज छत पे थोड़ा देखेंगे जानवर वानवर जो आते हैं। मुझे देखने का बड़ा शौक था, जिसपे मेरी जो ताई जी थी, आंटी थी, वो बोलते हैं कि बेटा 8 बजे के बाद तुम क्या, हम भी बाहर नहीं निकलते हैं, तो इस घर में हम 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। और जब उन्होंने ये बोला था मेरे मॉम डैड, उनके चेहरे पे भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे टेंशन सी दिख रही थी। जिसके बाद मैंने उनसे पूछा भी कि ऐसा क्यों, मतलब हम शहर में तो हम 10-10 11-11 बजे तक बाहर रहते हैं। तो उन्होंने यही बोल के टाल दिया कि अब जानवर लोग बाहर घूमते रहते हैं तो 8 बजे के बाद जब जानवर आते हैं तो क्यों बाहर निकलना, सेफ्टी का बहुत बड़ा रिस्क है। सेंस भी बनाती थी उनकी बातें कहीं ना कहीं, तो ठीक है मैंने भी जाने दिया। अब ऐसे करके क्या होता है ना, अब ये जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ ये है करीबन 1 हफ्ते पहले की बात है। तो क्या होता है कि मैं ना ऐसे कमरे से निकल रहा हूँ और मॉम डैड को मैं ना बातें करते हुए सुन रहा हूँ। तो मॉम डैड को बोल रही है कि हमें भी ना ताऊ जी की तरह ओथ ले लेनी चाहिए थी, उनकी तरह डील कर देनी चाहिए थी। कम से कम हमें इस तरीके से कंजूसी से जीना नहीं पड़ता, हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, हमें पैसों के लिए एक एक चीज़ का हिसाब नहीं रखना पड़ता। जिसपे मेरे डैड थोड़े से चिंतित होकर बोलते हैं तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है ना कैसे जी रहे हैं, मतलब क्या फ़ायदा इन पैसों का अगर तुम्हें घुट घुट कर ही जीना पड़े तो। और खासकर अब जब हमारे पास जेफ है, हमारा बच्चा है, तो एकदम से मॉम एकदम ऐसे उन्हें कुछ रियलाइज़ होता है और बोलते हैं कि अरे हाँ, जेफ के होने के बाद तो हम ये सब नहीं कर सकते, नहीं चांस ही नहीं है। तो मैंने इन्हें ये ऐसी बातें करते हुए सुना और मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बात कर रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने भी ऐसे सोचा ठीक है, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, फालतू में क्या दिमाग लगाना। और मैं अपने रूम की तरफ वापस चला जाता हूँ। और फिर क्या होता है ना, थोड़े दिनों बाद हम ताऊ जी के घर जाते हैं। ताऊ जी के घर जाते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उनसे मिले हुए और वो भी काफ़ी टाइम से बुला रहे थे, तो हमने कहा चलो एक राउंड मार आते हैं। सुबह जाते हैं ताऊ जी के घर, ताऊ जी बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह बेटा आ गया, जेफ आ गया। उनके लिए तो मैं उन्हीं का बेटा ही हूँ। तो मेरे को बिठाते हैं, मेरी खातिरदारी कर रहे हैं, इतना सारा खाना लेकर आ गया। मैंने कहा ताऊ जी इतना कौन खाएगा, वो बोल रहे हैं कि जितना खा सकता है खा ले, बाकी छोड़ दियो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना खाना तो हमारे हफ्ते का होता है जितना वो मेरे पे एक टाइम पे लेकर आ गए थे मेरे सामने। ठीक है, उसके बाद मेरे को प्ले स्टेशन देते हैं कि देख मैं तेरे लिए प्ले स्टेशन लेकर आया, तू जाके गेम खेल सकता है, ये वो कर सकता है, बहुत कुछ वो मेरे लिए करते रहते हैं। और ऐसे करते 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 शाम हो जाती है। शाम के करीबन 6 बजे होंगे। अब हमारा वापस जाने का प्लान बन गया है कि चलो भाई घर चलते हैं, रात होने वाली है। मैं थोड़ी जिद कर रहा हूँ क्योंकि मैं गेम खेल रहा था, तो मैं
किसी का भी मन नहीं करता भाई गेम खेलते खेलते उठ के कहीं जाने का, और कहीं छोड़ो अपने घर जाने का जहाँ पे तुम्हें कोई गेम ही ना मिली। ये मेरे को पता था मैं जब तक आऊँ तभी गेम खेल सकता हूँ। ऑल्दो ताऊ जी बोल रहे थे कि ले जा अपने साथ ले जा, लेकिन पापा मना कर दे रहे थे, बोल रहे अगर ये लेके चले जाएगा तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देगा, यही खेलता रहेगा। तो ऐसा करते करते मैं थोड़ा सा बोलता हूँ पापा थोड़ी 5 मिनट बस 5 मिनट। ठीक है 5 से 10 मिनट होते हैं, 10 से 20 मिनट होता है, करीबन 6:30 बज जाते हैं या 6:40 का अराउंड हो जाता है टाइम। अब हम जाने लगते हैं कि अचानक से पापा अनकॉन्शियस हो जाते हैं, एकदम से बेहोश होते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ, किसी को समझ नहीं आया, एकदम से हड़कंप मच गया। ताऊ जी दौड़ते आ रहे हैं, ताई जी उन्हें पानी पिला रही है, मम्मी थोड़ा बहुत टेंशन में आ गया, रोने सा उनका शक्ल हो गया, मतलब रो नहीं रही लेकिन ऐसा लग रहा है किसी भी टाइम रो सकती है, वो चुप ही हो गई है। और ये क्या करते हैं ताऊ जी और ताई जी मिलके पापा को उठाते हैं और मम्मी ना एकदम स्टिल हो गई है, मतलब ऐसे एकदम खड़ी हो गई है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ताऊ जी पकड़ते हैं मम्मी को भी कि चलो भाई चलो, और गाड़ी में बिठाकर बोलते हैं इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या हुआ है अचानक से। घर में मैं अकेला था तो ताऊ जी मेरे पास आते हैं और बोलते हैं बेटा कुछ भी हो जाए एक चीज याद रखना कि 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, कुछ भी हो जाए। मैं तो हाँ ठीक है मैं नहीं निकलूंगा, मुझे पता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाहर जानवर वानवर ये सब का खतरा है, आई नो। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ आप टेंशन मत लो, मैं नहीं निकलूंगा, आप जब तक वापस नहीं आओगे मैं घर में ही रहूंगा। ताऊ जी जा रहे हैं, मम्मी वापस आती है दौड़ते हुए मेरे पास और बोलते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए, जो ताऊ जी ने बोला उस पर हमेशा याद रखना, घर के बाहर नहीं निकलना, चाहे कोई भी आ जाए, कोई तुम्हें आवाज़ दे, कोई तुम्हारी बेल बजा दे, कोई भी तुम्हें पुकारे, नहीं निकलना है। और ये बोल के मम्मी चले गई। और मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करता है कि जानवर होना समझ आता है लेकिन कोई बैल क्यों बजाएगा और ऐसे आवाज़ क्यों देगा, ये क्या बात हुई। जब तक मैं कुछ पूछ पाता ये सब निकल गए हॉस्पिटल के लिए। पूरे जंगल में ऐसे एकदम घनघोर, मतलब समझ रहे हो अंधेरा हुआ पड़ा है और ऐसे एकदम पूरा ही पूरा जंगल है, घना जंगल, और उसके बीच में एक हवेली है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। उस हवेली में रूम्स भी इतने सारे थे, कम से कम 15-20 रूम थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई, डर तो किसी को भी लग सकता है ना, जंगल के बीच में जानवरों का कम, ये भूत प्रेत इन सब का। मैंने ना बहुत सारी घोस्ट की मूवीज देखी हैं तो मुझे डर तो लगता है। और ऐसे टाइम में मेरे को अपना घर याद आ रहा था, क्योंकि वो छोटे घर में फिर कम डर लगता है, लेकिन जितना बड़ा घर होता है ऐसा लगता है कोई उस रूम से आ जाएगा, कोई इस रूम से आ जाएगा, उस रूम से आवाज़ आ रही है, ऐसा मतलब आपके दिमाग में ये सब चलने लग जाता है। मेरे दिमाग में भी वही सब चल रहा था। मैं क्या करता हूँ, मैं चुपचाप जाता हूँ जिस रूम में मैं गेम खेल रहा था उधर जाके बैठ जाता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है कोई बात नहीं। अब डर तो मुझे भी लग रहा है क्योंकि पापा की भी ऐसी हालत है, पापा एकदम अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, तो मुझे भी बहुत पापा की साइड से भी बहुत चिंता हो रही थी। और ये जो भूत प्रेत ये सब की अलग वो टेंशन, तो मेरी हालत तो फुल टाइट थी। अब क्या होता है कि मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ, 8 कुछ बज गए हैं, 8 भी नहीं बजे एक्चुअली, 7:55 कुछ हो रहे थे। मम्मी की कॉल आ गई और उन्होंने बोला कि हमने डॉक्टर्स को दिखा दिया है पापा को और पापा ठीक है एकदम, बोला अभी भी अनकॉन्शियस है, लेकिन डॉक्टर्स ने सब कुछ चेकअप करके बता दिया है कि ऐसा कोई मेजर कुछ नहीं है, नॉर्मली उनको ऐसे बेहोशी हो गई थी, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन या समथिंग उन्होंने कुछ बोला था, तो उस वजह से हो गया है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। अब जब मुझे ये बात पता चलती है तब जाके मेरे अंदर सांस में सांस आती है कि चलो पापा एटलीस्ट सेफ है, और अब मैं वापस से थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ। और तभी ना अचानक से जो ताऊ जी ने क्लॉक लगाई थी वो बजने लग जाती है। दरअसल उनकी एक बहुत बड़ी सी उन्होंने घड़ी लगा के रखी है, और उसमें जब टाइम होता है जैसे 1 बजा था तो ऐसे पेंडुलम घूमता है और टंग करके 1 बार बजता है। मान लो 2 बज गए तो 2 बार बजेगा, 4 बज गए तो 4 बार बजेगा, ऐसा चलता है। तो अभी वो 8 बार बजता है, जिसका मतलब है कि रात के 8 बज चुके होते हैं। अब घड़ी की जब आवाज़ ख़त्म होती है, वो जो बज रही थी 8 बार, उसके बाद एक और आवाज़ आती है। पहले तो मुझे लगता है कि शायद घड़ी की ही है, लेकिन वो आवाज़ वापस से आती है। दरअसल ये थी बेल की आवाज़। एक्चुअली मेन गेट में कोई बेल बजा रहा था, ये उसकी आवाज़ आ रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि ये आवाज़ क्यों आ रही है, 8 बजे कौन आया होगा। और मॉम से तो अभी 5 मिनट पहले बात हुई है, वो हॉस्पिटल में है, वो सब हॉस्पिटल में है, तो 8 बजे बाहर कोई क्यों आया होगा। तो मैं ऐसे इग्नोर कर देता हूँ। वो बेल भी थोड़ी 1-2 बार बजती है, उसके बाद नहीं बजती, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। अब करीबन 10-15 मिनट हुए होंगे, मैं अपनी गेम खेलने में लगा हुआ हूँ, फिर से बेल बजना शुरू हो जाती है, और इस बार थोड़ा और ज़्यादा तेज और ज़्यादा फास्ट में टंग 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 ऐसे बज रही है। तो मैं बोलता हूँ चल देख आता हूँ। मैं जैसे ही उठता हूँ और जाने लगता हूँ, मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि हर जगह ना कैमरे लगे हुए थे। ताऊ जी ने अपने पूरे हवेली में कैमरे लगाए हैं, और उन्होंने मुझे बताया था कि जो पूरा उसका एक्सेस है, जहाँ आप पूरा कैमरे की फुटेजेस देख सकते हो, वो वही टीवी में देख सकते हो जहाँ मैं गेम खेल रहा था। तो मैं चाहता हूँ मैं मोड चेंज करता हूँ, सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता हूँ। तो मैं गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर की फुटेजेस चेक कर रहा हूँ कि अभी कौन बजा रहा है। तो देखता हूँ बाहर कोई नहीं था, और अब बेल बजना भी बंद हो गई है। और बाहर मैंने काफ़ी देर तक देखा, करीबन 3-4 मिनट तक देखा, कोई नहीं आया है। तो मुझे लगा ठीक है, कोई नॉर्मल बंदा होगा, प्रैंक करके क्या होगा, जो भी है। लेकिन अब बाहर नहीं है तो बाहर जाके देखने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं वापस से बैठ गया हूँ अपने उसी रूम में, और अब मैं फ़ोन में लगा हूँ। तब मुझे आवाज़ आती है कि मेरे डैड चिल्ला रहे हैं कि बेटा दरवाज़ा खोलो,
बेटा खोलो, मैं आ गया हूँ, जल्दी खोलो। अब जब मैं मेन गेट को खोलता हूँ मैं देखता हूँ कि बाहर तो कोई था ही नहीं, कुछ भी नहीं है बाहर, खाली एकदम। मैं थोड़ा सा बाहर निकल के राइट लेफ्ट हर जगह देखता हूँ, चेक करता हूँ, पापा को आवाज़ डालता हूँ कि पापा कहाँ पर हो पापा, ऐसा करके, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती, कुछ भी नहीं था बाहर, सब एकदम सन्नाटा। और तब मेरी नज़र पड़ती है सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके पीछे एक परछाई सी होती है। अब अंधेरा था तो शायद कुछ होगा भी, तो परछाई जैसा ही लग रहा था, एकदम काला रंग का। उसने एक ब्लैक कलर का क्लॉक पहना होता है और वो ना बहुत अजीब सा दिख रहा था। एक्चुअली वो दिखने में नॉर्मल आदमी जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा ले लो कि वो करीबन 10 फीट का होगा, और वो भी मैं उसे इतनी दूर से देख रहा हूँ, मतलब वो दूर है वो पेड़ और वो उसके पीछे, तब भी मुझे इतना लंबा दिख रहा है वो। मैं हैरान हूँ कि ये क्या चीज़ है, कोई जानवर है, सच में कोई आदमी है, क्या है ये। अब वो जो परछाई होती है ना, पेड़ से ऐसे पहले ऐसे छुप के देख रही है, वो एकदम निकलती है बाहर और धीरे धीरे मेरे को देखते हुए वो पास आने लगती है। तब मैं उसे ध्यान से देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो 10 फीट से भी ज़्यादा लंबा होता है। उसने ब्लैक कलर का क्लॉक पहना है और उसकी आंखें कम, और ऐसा लग रहा था कि अंदर ना लाइट्स है, जैसे लाल कलर की लाइट है जिनसे रोशनी निकल रही है, ऐसा लग रहा था। और उसके हाथ में एक तलवार थी, बेहद लंबी तलवार और बेहद डरावनी तलवार, और जो तलवार की एंड का जो टिप था उसमें से खून निकल रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे तलवार से निकल रहा है वो खून। मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और मेरे को पता नहीं है, मैं उसे बोलने की कोशिश करता हूँ कि हेलो आप कौन हो, कि आपको क्या चाहिए, ऐसा करके मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। बस धीरे धीरे अपने बड़े बड़े कदम वो मेरी तरफ ला रहा था। पता नहीं क्यों मेरे एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करती है मम्मी की बात और ताऊ जी की बात की 8 बजे के बाद बाहर मत निकलना, चाहे कोई रिंग बजाए, चाहे कोई बेल बजाए, चाहे कोई पुकारे, बाहर मत जाना। और इस समय पर मैं बाहर था और 8 तो कब के बज चुके थे। मैं भागता हूँ सीधा, मैं भाग के सीधा अपने रूम के अंदर जाता हूँ। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, घर के बाहर जा नहीं सकता था, वो आदमी धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैं सीधा जाता हूँ रूम के अंदर, जाता हूँ और गेट लॉक कर देता हूँ। और इस बार मुझे आवाज़ सुनाई देती है, मैं गेट के अंदर ही हूँ, मैं अपने रूम के अंदर ही हूँ और मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है जो मेरा मेन गेट है उसके खुलने की। भागते भागते मैं भूल ही गया कि मुझे मेन गेट लॉक करना था। मैं उसको खुला छोड़कर ही अपने रूम में आ गया था। अब धीरे धीरे ना वो जो आवाज़ थी कदमों की, वो मुझे सुनाई देने लग जाती है। वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था वो हवेली है बहुत बड़ी और मेरा ना रूम थोड़ा अंदर जाके था, एंड में जाकर। तो कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही, क्योंकि पूरा सन्नाटा है, पूरा इतना सन्नाटा है कि मैं अगर पिन भी गिरा दूँ तो उसकी आवाज़ भी मुझे सुनाई दे। तो जब चल रहा था और उसके जूते भी ऐसे लेदर के लग रहे थे या क्या पता नहीं, उसके बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी और एको खा रही थी। और सिर्फ उसके जूतों की आवाज़ नहीं, बल्कि वो जो उसके साथ तलवार थी उसको ज़मीन पर घसीटते हुए ला रहा था। तो ऐसे स्क्रीचिंग सी जो आवाज़ होती है वो भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैं ना बहुत ज़्यादा डर रहा था। मैं सोचता हूँ मम्मी को कॉल मिलाऊं, लेकिन देखता हूँ तो फ़ोन के सिग्नल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे, कोई सिग्नल नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ इस समय पे। सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। जो पहला गेट आता है वो जो आदमी बोलो परछाई बोलो क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जाता है और पहले गेट में नॉक करता है ठक 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 करके, और फिर थोड़ी देर साइलेंस। उसके बाद वो उसके चलने की फिर आवाज़ आती है और अब वो दूसरे गेट में जाकर नॉक करता है। और ऐसे करते करते वो जितने भी लाइन से गेट आ रहे थे सब में नॉक करता है। 1 मिनट वहाँ खड़े होकर पूरा अंदाज़ा लेता है और उसके बाद वो फिर अगले रूम में आ जाता है। धीरे धीरे कदमों की जो आवाज़ थी वो मेरे कानों के पास आ रही थी, यानी कि वो जो भी आदमी था कुछ भी था वो मेरे रूम के पास आ रहा था। इससे पहले मैं और कुछ समझ सकूँ, मेरे रूम के दरवाजे से आवाज़ आती है ठक ठक ठक। तब मुझे रियलाइज़ होता है वो जो परछाई थी वो मेरे रूम के जस्ट बाहर खड़ी थी। 1 मिनट का प्योर साइलेंस। मैंने अपने मुंह के ऊपर हाथ रख दिया ताकि मैं कुछ बोल ना पाऊँ। मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ धड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कहीं शायद वो मेरी दिल की धड़कनें ना सुन ले, इतनी तेज़ धड़क रही थी। और फिर 1 मिनट बाद मैं देखता हूँ तो मेरे गेट के नीचे से इतना सा गैप होता है, उसमें से ना खून बहता हुआ मेरे रूम के अंदर आ रहा है। शायद ये वही खून था जो उसकी तलवार में से गिर रहा था। अब वो खून धीरे धीरे चलते चलते मेरे तक आ जाता है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो असली खून था और इतना सारा खून कैसे किसी का निकल सकता है। उसने ज़रूर किसी को मारा होगा उस तलवार से, शायद मुझे नहीं पता, जो भी रीज़न हो मैं कुछ समझ ही नहीं पाता। और मैं कुछ समझ पाऊँ उससे पहले मेरे दरवाजे में बहुत ज़ोर से कोई मार रहा है ऐसी आवाज़ आने लग जाती है। अभी तक नॉर्मल नॉकिंग हो रही थी और अब वो जो पीछे है परछाई है वो मेरे दरवाजे को जोर जोर से मार रही है, उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं समझ जाता हूँ कि वो जो भी परछाई थी उसे पता चल चुका है कि इस रूम के अंदर मैं हूँ, क्योंकि वो आगे नहीं गया पीछे नहीं गया। वो ऐसे हर 1 मिनट बाद अलग रूम में जाता था, लेकिन वो खड़ा है वहीं पर और वो अब उस मेरे रूम के दरवाजे को तोड़ने के कगार पर है। वो जोर जोर से मारने लगता है, शायद अपनी तलवार का भी यूज़ करता है, क्योंकि बहुत ऐसा लग रहा था किसी ने हथौड़ा लिया और उससे उस रूम को मार रहा है। अभी नहीं तो शायद 2 मिनट बाद, लेकिन मेरा रूम टूटने वाला था। मुझे दिख रहा था वो दरवाज़ा
ज़्यादा देर तक ये जो प्रेशर था उसको सह नहीं सकता था कि तभी अचानक से दरवाजे पर मारने की आवाज़ एकदम से ख़त्म हो जाती है और फिर वापस से एकदम साइलेंस। मैं पीछे दीवार पे जाके चिपक गया था कि अब कुछ भी होगा तो कम से कम मेरे पे एक दूरी रहेगी, मैं भागने के लिए खुद को रेडी कर चुका था। लेकिन अब जो साइलेंस थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं क्या समझूं। क्या वो जो भी है वो वहाँ से चला गया या फिर क्या वो वहाँ खड़े होकर मेरा वेट कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस पीछे जाके दीवार में चिपका हुआ था और जिस दीवार से मैं टिक के खड़ा था उस दीवार में बहुत बड़ी एक विंडो थी जो कि बाहर के जंगल को दिखा रही थी। और तभी अचानक से मुझे आवाज़ आती है कि मेरे जो पीछे वाली विंडो है उस पर कोई चिर चिर ऐसी सी आवाज़ आती है जैसे कोई खरोच रहा है। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो जो परछाई थी वो मेरे विंडो के बाहर खड़ी थी। मुझे देखकर वो ऐसे अपनी गर्दन को ऐसे करता है एंड देन वापस से ऐसे करता है जैसे कि वो मुझे पूरे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा हो। एंड देन अपने हाथ को आगे लाता है। उसके हाथ बड़े अजीब से लग रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ह्यूमन कुछ भी है। ऐसा लग रहा था कि कोई लकड़ी है जिसकी ब्रांचेस निकली हुई है और वो हाथ ना ऐसे शीशे के ऊपर लाके ऐसे चर्र करके रगड़ रहा था।